बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपकी खिदमत में मैं एक नए सिलसिले को लेकर के हाज़िर हूँ। आज जिस सिलसिले को मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो मशहूर व मरूफ जो हमारे शुरा हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या हजरात हैं, और वो गुमनाम शायर जो चंद एक किताबों तक या लोगों तक महदूद रहते हैं, उनका आपसे तारफ़ करवाऊँगा। उनकी शायरी और उनकी शायरी में जो मज़ामीन हैं, जो थीम्स हैं, उनके अंदर जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं और जो सोच है, जो कल्चर है, सियासत है, मईशत है, तो लोगों के जो मुआशरती रुझानात हैं, जो मायूसियाँ हैं, खुशियाँ हैं, तो वो सब आपके सामने पेश करूँगा। आज इस वीडियो का जो मौजू है वो है जदीद अदबी सरमाया और ख़वातीन का हिस्सा। कि हमारे जदीद अदबी जो सरमाया है उर्दू का, उसमें ख़वातीन ने क्या हिस्सा डाला है। इसमें मैं इंग्लिश की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ उर्दू तक जो है वो महदूद रहूँगा, और उसके साथ जदीद अरबी अदबी सरमाया और इसमें ख़वातीन का हिस्सा, और इसके साथ जो है वो टच दूंगा परवीन शाकर को, हमारी उर्दू की बहुत अच्छी मंजी हुई और मशहूर व मरूफ शायरा है। तो उनकी शायरी के अंदर बड़े जो मेच्योर आइडियाज़ हैं ना, वो मिलते हैं बंदे को। तो अभी चलते हैं कि ख़वातीन ने जदीद उर्दू जो सरमाया अदब है उसके अंदर क्या हिस्सा डाला है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। कि जदीद जो अदबी सरमाए में ख़वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप देखते भी होंगे रोज़ाना, अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ें तो आपको जो है वो नज़र आ जाएंगे वो जो हिस्सा लेते हैं। तो खुसूसन नावल और अफसाने की दुनिया में कई ख़वातीन के नाम इज़्ज़त व एहतराम से लिए जाते हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो असमत चुगताई, जिलानी बानो है, कुर्रतुल ऐन हैदर है, उनके जो वालिद हैं वो भी बड़े अच्छे, वो एक अदबी जो है ना वो मीनार है, शख्सियत है। रज़िया फसीह है इसमें। इसके अलावा जो रज़िया फसीह अहमद इसका ना पूरा नाम है। खदाजा मस्तूर हैं और हाजरा मसरूर के नाम काबिल ज़िक्र हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे इसमें हमारे पास रोशन मीनार है। तो इनसे पहले रशीद जहाँ के अफसाने उर्दू की दुनिया में ताल्का मचा चुके हैं, जो जदीद औरत के बागियाना ख्यालात व जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। एक नई जो है ना वो औरत उभरती है उनकी शायरी के अंदर। मगर इन दिनों शायरी के मैदान में ऐसी कोई भी खातून न थी जो इनके जो फ़न के लिहाज से कोई नुमाया मकाम हासिल कर सकती। जब हम तारीख़ अदब उर्दू का मुतालिया करते हैं तो हमें कुछ मिसालें ज़रूर मिलती हैं, मगर इनमें अहम नाम मादूदे चंद हैं। अब अगर किसी बंदे ने रिसर्च करनी हो कि एक नई औरत जो है वो उभरी, तो वो किन की शायरी के अंदर उभरी है, वो जो मैंने पहले आपसे बात की कि हमारे पास जो जहाँ रशीद की जो मिसालें, तो ये कह लें कि जो फेमिनिज़म थ्योरी है या फ्रेमवर्क है उसके हवाले से इस पे जो है ना वो मज़ीद तहकीक हो सकती है कि किस तरह एक जो रिजिड हमारे जो मुआशरे हैं, हमारे जो कन्वेंशनल या कंजर्वेटिव जो सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर औरत को जो है ना वो किन मसाइल का सामना है और वो किस तरह इन मसाइल से निपटती है, और किस तरह उसके अंदर जो है ना वो उमंगे जवान हुई और उसने उस पैट्रियार्कल सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग शुरू की जो सदियों से चला आ रहा है। तो अब वापस चलता हूँ दोबारा उसकी तरफ कि पुराने वक्तों के शेर कहने वाली जो औरतें या बेगमात और शहज़ादियाँ, ये दरबारी जो लोग होते थे, तो ये थे, और इनका ताल्लुक भी किन किन जगहों से होता था। बाला खाने या बड़े घर जो और कोठे, ये मखसूस, जिसको मैं अब मज़ीद इसकी क्या वजाहत करूँ, जहाँ ये नाचने गाने वालियाँ वहाँ लोग जो है मौसीकी से महजूज होने के लिए जाते थे। अच्छा, ये सांस लेती हुई औरत हमें जदीद उर्दू शायरी में दस्तयाब होती है। अब एक तो ये है कि
कि या तो अब उन वो जो पीछे वाली जो हमारी थी वो शायरी, उसके अंदर क्या था, जो देवी और देवताएं या गुड़ियाँ वगैरह थी उनके हवाले से। तो एक जीती जागती जो लिविंग औरत जो है वो अभी उस शायरी में हमें नहीं मिलती जो जदीद शायरी के अंदर मिलती है, जो आपको जहाँ रशीद के यहाँ, परवीन शाकर के यहाँ मिले। तो ये जो सांस लेती हुई जो औरत है हमें जदीद उर्दू शायरी में दस्तयाब होती है। और शेर कहने वाली औरत को उर्दू मुआशरे में पहले तो कबूल नहीं किया जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कबूल किया जाने, अब उनका मकाम है। लेकिन इनमें जो परवीन शाकर को जो मर्तबा और मकाम नसीब है वो किसी और को नहीं मिला। ये कह लें कि जब जब भी कोई जो है ना वो नई शायरा सामने आती है तो उस पर जो साया पड़ता है तो वो परवीन शाकर का पड़ता है। अब उस साये से किस तरह जो है वो निकल के अपना एक नया मकाम बनाती हैं, वो एक अलग से जो है ना वो मसला है। अब चलते हैं, या परवीन शाकर का ताल्लुक हमारे अपने अहद से, यानी इस दौर के वो पैदावार है। इसके यहाँ तजर्बात बहुत गुनागुन है, यानी बहुत सारे जो है ना वो तजर्बात पे उन्होंने बात की है परवीन शाकर ने। तो उनको हम देख लें तो उस पर उन्होंने जो बात की है तो इसकी है कि एक जो इनकी जो सतह है ना वो इंटेलेक्चुअल लेवल की, इंटेलेक्चुअल लेवल की सतह पर ये इनकी जो शायरी है उनकी बुनियादी तौर पर इश्क और क्या कहें हम उसको, कि बुनियादी तौर पर इश्क के जज्बात तजर्बात की शायरी है। लेकिन उस ज़िमन में उन्होंने बहुत सारी जो बातें हैं वो हमें बताई भी हैं। वो सिर्फ वो जो है ना वो इश्क के जज्बात और तजर्बात तक वो महदूद नहीं रही हैं, इससे आगे भी निकले। इसकी शायरी बुनियादी तौर पर जो हम समझा जाता है कि वो जज्बात और तजर्बात की शायरी है, तो उर्दू की जो इश्किया शायरी के सरमाए में एक नहायत मुनफरद जो है वो अजाफा कह लें या खूबसूरत अजाफा कह लें। तो औरत के इश्क की जो शायरी का भरपूर रंग हमें जो मिलता है वो मीरा बाई के यहाँ मिलता है। परवीन भी इस रंग में अपना नुमाया मकाम रखती है। इश्किया शायरी में मीरा और परवीन दोनों की जो कामयाबी के जो दर्जे हैं वो यकीनन मुख्तलिफ होंगे। जाहिर है हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक अलहदा जो है ना वो वदीयत की है, उसकी जो है ना वो नेचर के अंदर सृष्टि के अंदर एक अलग चीज़ है दूसरे से। तो इश्किया शायरी में मीरा और परवीन दोनों की कामयाबी के दर्जे यकीनन जो है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों को जिस हद तक भी कामयाबी नसीब हुई इसका राज दोनों के अंदर इश्क की गैर मामूली सलाहियत में पोशीदा है। परवीन शाकर ने कहा था कि शायरी अपने माहौल और ज़मीन से फूटती, ये कि शायरी का तल्लक जहाँ वो लिखी जाती है उससे होता है, जिन हालात में लिखी जाती है उसका भी उस पर असर होता है। हमारे यहाँ मीरा बाई की रिवायत तो थी कि जहाँ औरत जो है वो शेर कहती है और इसे अपनी औरत होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं, और वो अपने महबूब की शख्सियत, उसके लिबास, उसके मजाज, उसके तौर तरीके सभी कुछ शेर में बयान कर। ये कह लें कि जिससे बंदे को इश्क होता है ना उसकी हर चीज़ जो है वो शायरी के अंदर बयान कर। तो ये बात आपको दक्कनी शायरी में भी मिलती है। तो इसके अलावा आगे चलते हैं, इसमें हम देखें कि अदबी तारीख से मुतल्लक ज़खायर का अगर मुतालिया किया जाए तो इसमें गिनती की चंद अदबी हैसियत की हामिल ख़वातीन का ही जिक्र किया गया, और वो भी महज उर्दू नावल नगार ख़वातीन को ही काबिल इतना समझा गया। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें निगलेक्ट हुए हैं, तो जिसकी वजह से उर्दू अदब जो है उसको भी वो नुमाया मकाम और उसमें वो नुमाया तरक्की नहीं हो सकी। महज इसमें तंग नज़री कह लें या रसाई का ना होना ये कह लें, या ये कह लें कि महदूद चंद लोगों तक महदूद रहे, उससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। तो उर्दू शायरात में ऐसी कद्दावर शख्सियत सामने नहीं है जिसको मौजू तख्लीक बनाया जा सकता। बिलाशुबा परवीन शाकर सिनफ शायरी में एक आला मकाम पर फाइज नज़र आती है। ये शायरी की उस्ताद है, तो इससे जो है ना वो शायरों को सबक सीखना चाहिए
کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کن موضوعات کو جو لیا ہے اور پھر کیسے جو ہے نا ان کو ترتیب دیا ہے، اپنے جذبات اس میں شامل کر کے اس کو آفاقی بنا دیا۔ تو پاکستان ایک چھوٹا سا لسانی ملک ہے، وہاں کسی ادیب یا شاعر کا مشہور ہونا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ہندوستان جیسے بڑے بڑے ملک جہاں لسانی الجاوے بھی بہت بڑے ہوں، وہاں کسی شاعر یا شاعرہ کی مقبولیت غیر جو معمولی واقعہ ہے وہی کہا جا سکتا۔ تو اردو عالمت پروین شاکر مقبول و معروف رہی، لیکن ہندوستان کی دیگر بڑی زبانوں میں بھی اس کی شاعری کی گونج رہی ہے، اس کے شعر گھر گھر پہنچے۔ ہندوستان کی کئی زبانوں میں بطور خاص ہندی میں اس کا جو شعری تصنیف ہے خوشبو کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے ہیں۔ یہ شعری جو مجموعہ ہے پروین شاکر کا اولین شاعری کا مجموعہ ہے جو سن 1977 میں شائع ہوا اور گزشتہ 2 دہائیوں میں سب سے مقبول ترین شعری مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی مقبول شاعرات ہیں ان میں زیادہ تر شاعرات کا تعلق شمالی ہندوستان سے رہا ہے۔ ادا جعفری پاکستان جانے سے پہلے ادا بدایونی تھی، کشور نہید فہمیدہ ریاض کا تعلق یو پی سے تھا اور پروین شاکر کے والد کا تعلق صوبہ بہار سے تھا، یہ جو ضلع تھا گیا اور اس کا گاؤں تھا شیخوپورہ۔ تو آج کل بھی شیخوپورہ ادھر ہے، یہ لاہور کے قریب ہے، لیکن ادھر بھی ایک جو ہے نا وہ شیخوپورہ ہے، تو ضلع گیا ہے اور صوبہ بہار ہے اس کے اندر۔ تو پروین شاکر 24 نومبر سن 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ تو اس کی شاعری کی شروعات 1968 میں ہوئی جب وہ 16 برس کی تھی۔ تو پروین شاکر اردو کے علاوہ فارسی، عربی، انگریزی، فرینچ زبانوں پر بھی مہارت رکھتی تھی۔ تو اس نے احمد ندیم قاسمی کی منتخب جو نظمیں تھیں ان کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، یعنی اچھی ٹرانسلیٹر بھی ہیں یہ، اگرچہ وہ بنیادی طور پر ترقی پسند تھی اور احمد ندیم قاسمی کو اپنا پیش رو مانتی تھی، لیکن وہ انتہا پسند نہیں تھی۔ ترقی پسند تھی لیکن انتہا پسند نہیں تھی، یہ دو الگ الگ چیزیں اس کے اندر۔ تو سرحدیں جو ہیں وہ آرٹ اور ادب کو تقسیم نہیں کر سکتی، لوگوں کو تقسیم کر دیتی ہیں لیکن ادب اور آرٹ کو تقسیم نہیں کرتی۔ تو رشتے محض ذاتی یا سماجی نہیں ہوتے، رشتے فکری، فنی اور جمالیاتی بھی ہوتے۔ تو پروین شاکر بلا شبہ ایک عظیم شاعرہ تھی، ہندوستان میں اور پاکستان کی ادبی برادری میں وہ ایک اہم اور قابل فخر رکن تھی تو ہی، لیکن اس سے اپنی نئی جو نسل کے لکھنے والوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ لوگ جو ہیں وہ بڑے شوق سے ان کے جو ہے نا وہ شعر پڑھتے ہیں اور سر بھی دھنتے ہیں اور اس سے لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اس نے 42 سال کی مختصر عمر میں یہ اپنی بھرپور شعری جو ہے ایک آئیڈینٹی، ایک شناخت جو ہے وہ قائم کر لی تھی اور نئی نسل میں بطور خاص خواتین شاعرات میں چاہے وہ ہندوستان کی ہوں یا پاکستان کی ایک نمائندہ شخصیت کی حامل تھی۔ تو میں جو مزید ان کی جو شاعری ہے اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن آج میں نے تھوڑا جو تعارف آپ سے پیش کیا، تو ایک تو خواتین کا، تو کہ ان کا جو ادب میں کیا رول ہے یا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو چونکہ میرا جو مین جو پرپز ہے وہ اس سیریل کا شروع کرنے کا وہ پروین شاکر ہی ہے، ان کی شاعری ہے، تو اس کو لے کر کے میں آپ کے سامنے جو ہے مزید ویڈیوز بناؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا یہ اردو ادب کی بھی خدمت ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اردو ادب میں جو پروین شاکر کا مقام اور مرتبہ وہ کیا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل اف یو لائک اٹ، مہربانی فرمائیے گا، اس پہ کمنٹ بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔